तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें उमुल करादा गांव में एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। घर के अंदर इंडा नाम की मेड अपने काम में लगी होती है। उसकी छोटी बेटी इस्मी बहुत बीमार थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांस तेज चल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना हो। इतने में घर की मालकिन वीरियो आती है। वो एक पल के लिए इस्मी को देखती है, फिर इंडा से कहती है कि अपनी बेटी का ध्यान रखे। इंडा सर हिलाकर मान जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। उसी वक्त वीरियो और उनके पति पाक कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। घर से निकलते वक्त उनकी बेटी रेतनो उन्हें रुककर बाय बोलती है। एक पल के लिए वीरियो उसकी तरफ मुस्कुराती है, फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों के बीच हल्की फुल्की बात हो रही होती है। गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी एक और गाड़ी सामने आती है जिसका ड्राइवर सो रहा था। जोर का टक्कर होता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। रात को रेतनो को इस बात की खबर मिलती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है। वो बिना देर किए स्पॉट पर पहुंचती है जहां उसके माँ बाप की लाश पड़ी होती है। रेतनो जोर से रोने लगती है, अपनी माँ के पास जाकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। पाक जो मर चुके थे अचानक उठ जाते हैं। उनकी आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ और ही हो। वो रेतनो का नाम लेकर उसे बुलाने लगते हैं। रेतनो एक पल के लिए शॉक में आ जाती है। उसका शरीर एक जगह जम सा जाता है। धीरे धीरे वो पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो अपना फेस आगे करती है, उसके पिता एकदम सामने आ जाते हैं और तभी रेतनो की आंख खुल जाती है। ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन जो भी था उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे ये सपना सच होने वाला हो। एक्सीडेंट के बाद पाक की जान बच गई थी, लेकिन वो अब भी कोमा में था। रेतनो और वाती दोनों अपने पिता को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख रही होती है। इतने में इंडा जो घर की मेड थी अंदर आती है। वो पाक की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। रेतनो और वाती मिलकर डिसाइड करती है कि अपने पिता का इलाज घर पर ही करवाएंगी। डॉक्टर की परमिशन मिलती है और वो अपने पिता को घर ले आते हैं। घर आते ही वीरियो का फ्यूनरल होता है। पूरा घर उदासी से भरा होता है। इस बीच पाक की पहली बीवी जीएम भी अपने बेटे तारजो के साथ वहाँ पहुँचती है। वो रेतनो और वाती से मिलती है, अपना दुख बयान करती है, फिर वो पाक से मिलने की परमिशन मांगती है। रेतनो उसे अंदर ले जाती है जहाँ पाक कोमा में पड़ा होता है। जीएम उसके पास बैठती है और कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगती है। बाहर वाती और तारजो बैठकर प्रॉपर्टी और वेल्थ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वाती इस बात से नाराज होती है और कहती है कि इस वक्त ऐसी बातें करना सही नहीं है। तारजो समझाता है कि ये उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। तारजो ऑलरेडी जानता था कि वाती का पति एक बेकार आदमी था जो उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था। वो न पैसा कमाता था, न घर की जिम्मेदारी उठाता था। इस बीच जीएम पाक के बेड के पास बैठी होती है। अचानक उसकी नजर बेड के नीचे जाती है। उसको वहाँ से लंबे लंबे बाल दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बेड के नीचे छुपी हो। जीएम डर के मारे नीचे झांकती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो फिर से ऊपर देखती है, उसके सामने एक भयानक भूत खड़ा होता है। वो जोर से चीखने लगती है। बाहर सब लोग उसकी चीख सुन के अंदर भागते हैं। तारजो तुरंत अपनी माँ को संभालता है। जीएम घबरा कर कहती है कि उसके पिता उठ चुके हैं, लेकिन जब सब पाक को देखते हैं तो वो वैसा का वैसा ही कोमा में पड़ा होता है। तारजो अपनी माँ को ले जाता है। उसे लगता है कि जीएम को इस बात का बड़ा झटका लगा है। अगले दिन वीरियो को प्रॉपर दफन किया जाता है। दफनाने के बाद सब जब घर वापस आते हैं, रेतनो देखती है कि वाती घर के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। रेतनो उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रही है, तो वाती कहती है कि वो अपने पिता की विल ढूंढ रही है। रेतनो उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके पिता अब भी जिंदा है और अभी ये सब करना ठीक नहीं लग रहा था। तभी वाती अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है। वो रेतनो से कहती है कि उसका पति एक नालायक आदमी है जो कुछ नहीं कमाता। उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसके पास पिता की विल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रात होती है। घर में सब लोग दुआ पढ़ रहे होते हैं। इसी बीच इंडा को एक अजीब साया दिखाई देता है। वो डर के मारे सीधा पाक के रूम में चली जाती है, लेकिन अंदर सब कुछ ठीक लग रहा था। अगले दिन वाती अपने बच्चों के साथ मार्केट में होती है। वहीं तारजो भी आ जाता है और दोनों में विल को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। वाती तारजो की माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। बदले में तारजो भी वाती के पति को लेकर बहुत बुरी बुरी बातें कहने लगता है। गुस्से में वाती तारजो को जोर से थप्पड़ मार देती है। रेतनो बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तारजो अब भी गुस्से में होता है। रात होती है। दुआ फिर से शुरू होती है। इस बीच जीएम उठकर पाक के रूम में चली जाती है। वो एक तावीज निकालती है और पाक के तकिए के नीचे रखने लगती है, लेकिन तभी रेतनो और वाती उसे देख लेती है। वाती गुस्से में उसे धमकाती है और कहती है कि वो उनके पिता को मारना चाहती है। वाती उसे तावीज उठाकर वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। वाती का हस्बैंड उसे घर ले जाने लगता है, लेकिन वाती अपने पिता के पास रुकना चाहती थी, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वाती को वहीं छोड़ देता है। ये सब देखकर वाती अंदर से टूट जाती है। उसका दिल भर आता है। रेतनो उसे संभालने आती है, लेकिन वाती बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। रात को वाती अपने पिता पाक के रूम में जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पे डर और उदासी दोनों दिख रहे होते हैं। तभी अचानक से पाक उठकर बैठ जाता है। उसका शरीर अजीब तरीके से हिल रहा होता है, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। वाती घबरा जाती है, लेकिन जल्दी से अपने पिता को संभालती है और फिर से सुला देती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। जब वो रूम से बाहर निकलने लगती है, तभी दरवाजे पर उसके पिता
पिता एक भयानक शक्ल में आकर उसका गला दबा देते हैं। वाती जोर लगाकर किसी तरह उनके चुंगल से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है वहाँ कोई नहीं होता। वो बहुत डर चुकी थी। रात को बिना किसी को बताए वो अपने घर वापस जाने का फैसला करती है। अब उसे न प्रॉपर्टी चाहिए न विल, बस उसे ये सब छोड़कर निकलना था। वो मेड इंडा को बताती है कि वो यहाँ नहीं रह सकती और तुरंत निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है, ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसका बदन ठंडा पड़ने लगता है। वो पीछे मुड़ती है और उसे एक साया दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब तक वो समझ पाती वो साया उसके बिल्कुल पास आ चुका था। वही भूत था। वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ सीन कट होता है। अगले दिन रेतनो अपनी माँ को याद कर रही होती है। उसके दिमाग में बचपन की एक पुरानी याद आ जाती है। उसने देखा था कि उसके पिता का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो घर के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस वक्त उसकी माँ बहुत रोई थी, लेकिन पाक को कोई फर्क नहीं पड़ा था। रेतनो अंदर से हिल चुकी थी। उसके पिता इंसान अच्छे नहीं थे। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। कोई घर के अंदर आता है और रेतनो को वाती के बारे में बताता है। रेतनो बिना सोचे भागती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो देखकर शॉक में आ जाती है। वाती को किसी ने मार दिया था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ का गम अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसकी बहन भी चली गई। रेतनो जोर से चीखने लगती है। मेड इंडा उसे संभालती है और कहती है कि उसका दुख भूल जाने की कोशिश करे। सीन चेंज होता है। तारजो अपने घर में अपनी माँ जीएम का ध्यान रख रहा होता है। जीएम की तबीयत खराब होती जा रही थी। इतने में तारजो को उसके पिता का साया दिखाई देता है। पहले तो वो डर के मारे वहाँ से हटने लगता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके पिता एकदम से उसके सामने आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। सब कुछ बहुत ज्यादा अननेचुरल लग रहा था। दूसरी तरफ रेतनो कुरान पढ़ रही होती है। वो अब भी बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने मन को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। तभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उसके घर आ जाते हैं। वो वाती के मौत के बारे में सवाल पूछने आए थे। एक ऑफिसर रेतनो से पूछता है कि क्या वाती की किसी से कोई लड़ाई हुई थी। रेतनो बिना सोचे तारजो का नाम ले लेती है। वो बताती है कि वाती और तारजो के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था। ये सुनकर पुलिस को शक होने लगता है। उनका पूरा ध्यान तारजो पर चला जाता है। पुलिस सर्च वारंट लेकर तारजो के घर पहुंचती है, लेकिन तारजो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। फिर भी जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उन्हें एक वेपन मिल जाता है। ये देखकर तारजो घबरा जाता है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तारजो भाग जाता है। वो पानी में छुपकर पुलिस से बचने की कोशिश करता है। रात को रेतनो के पास जीएम आती है। उसका चेहरा उदास था, आंखों में बेचैनी थी। वो रेतनो से गुजारिश करती है कि तारजो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। वैसे भी वो एक ही खून से जुड़े हैं, तो वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है। रेतनो शांत रहती है, फिर कहती है कि उन्हें ये सब पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद रेतनो उस दिन वाले तावीज के बारे में सवाल करती है। जीएम थोड़ा रुकती है, फिर बताती है पाक ने एक बार कहा था कि एक जिन से उसे खतरा है। वही जिन उसके अंदर आया था। ये सुन के रेतनो के हाथों से चाय का कप गिरने लगता है। जीएम आगे बताती है कि वो तावीज इसलिए लाई थी ताकि पाक को सुकून की मौत मिल सके। पाक एक अजीब जिंदगी जी रहा था। ना वो ठीक से जी पा रहा था, ना ही मर पा रहा था, और ये सब एक जिन कर रहा था। उसी जिन से छुटकारा पाने के लिए उसने ये सब किया था, लेकिन वाती ने उसे गलत समझ लिया। दूसरी तरफ तारजो एक लकड़ी के बने शेड के बाहर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर शेड के अंदर पड़ती है। एक आदमी अपना सर बार बार दीवार पे मार रहा था। तारजो उसका नाम लेकर पुकारता है। उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक जिन उसके सामने आता है। ये सब जिन का धोखा था जो तारजो को अजीब चीजें दिखा रहा था। जिन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मेड इंडा वहाँ पहुंच जाती है। उसको देखते ही जिन तुरंत गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रेतनो अपने बेड पर सोती है। तभी उसके पिता की आवाज सुनाई देती है। वो बिना देर किए अपने पिता के रूम में जाती है और वो देखती है कि पाक अब भी तड़प रहा था। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था, जैसे वो किसी और दुख में है। पाक कमजोर आवाज में कहता है कि वो अब और नहीं झेल सकता, उसे मौत चाहिए। रेतनो उसे कुरान की आयतें सुनाने लगती है, लेकिन तभी उसको एक और आवाज सुनाई देती है, इस्मी की, जो इंडा की बेटी थी, जो शुरुआत में बीमार थी। रेतनो तुरंत इस्मी के पास पहुंचती है। इस्मी बहुत डरी हुई थी। रेतनो इधर उधर देखती है, लेकिन इंडा कहीं नहीं होती। इस्मी रेतनो का हाथ पकड़ लेती है, उसे रोकती है। रेतनो उसे समझाने लगती है कि सब ठीक है, लेकिन तभी एक और इस्मी दरवाजे के पास आ जाती है। एक सेकंड के लिए रेतनो के होश उड़ जाते हैं। अगर इस्मी दरवाजे के पास थी तो जो लड़की उसके पास खड़ी थी वो कौन थी? ये कोई और नहीं बल्कि वही जिन था जिसने इस्मी का रूप ले लिया था। वो सबको कुरान की आयतों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। अचानक वो जिन रेतनो पर हमला कर देता है, लेकिन तभी इंडा आ जाती है। वो अपनी असली बेटी इस्मी को पकड़ लेती है और जिन रेतनो को छोड़ देता है। रेतनो तुरंत इस्मी की हालत चेक करती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी पीठ देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस्मी के बैग पर ढेर सारे अजीब से लम्स पड़े हुए थे। ये किसी और तरीके का शैतानी असर लग रहा था। अब सीन बदलता है। रेतनो अपने टीचर के पास पहुंचती है। वो सारी बातें बताती है जो उसके घर में हो रही थी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। फिर वो एक और शॉकिंग बात कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली के साथ जो भी हो रहा है उसके बाद मेरा अल्लाह पर से विश्वास उठने लगा है। टीचर रेतनो को समझाते हैं कि अल्लाह उनके साथ
साथ है और जो भी हो रहा है वो एक इम्तिहान है। फिर वो रेतनो को एक तरीका बताते हैं जिन को बुलाने का, ताकि वो डायरेक्टली उस शैतानी ताकत से बात कर सके और समझ सके कि वो क्या चाहता है। रेतनो इस तरीके को आजमाती है। जैसे ही वो रिचुअल करती है जिन सामने आ जाता है, लेकिन ये जिन किसी और रूप में नहीं बल्कि पाक की बॉडी में घुसकर बात कर रहा था। रेतनो थोड़ी देर चुप रहती है, फिर उससे पूछती है तेरा नाम क्या है। जिन बिना किसी झिझक के अपना नाम बता देता है। फिर रेतनो उसे सीधा सवाल पूछती है तुझे चाहिए क्या। जिन सीधा जवाब देता है मुझे तुम चाहिए रेतनो। ये सुन के रेतनो का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो डर के मारे पीछे हटने लगती है। जैसे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है जिन उस पे हमला कर देता है। रेतनो गुस्से और डर के मारे तुरंत बाहर भाग जाती है। अगले दिन वो दोबारा टीचर के पास जाती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। ये सुन के टीचर एक और शॉकिंग सच्चाई बताते हैं। पाक असल में कब का मर चुका होता अगर ये जिन नहीं होता। जिन ने ही किसी तरह पाक को अब तक जिंदा रखा है और अगर जिन को खत्म करना है तो पाक को मुक्ति देनी होगी। टीचर रेतनो से कहते हैं कि आज रात एक प्रेयर रिचुअल होगा जिससे पाक की आत्मा को आजादी मिल सके। दूसरी तरफ इंडा तारजो के पास खाना लेके जाती है। तारजो बहुत टेंशन में था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे पास वो मर्डर वेपन आया कैसे। इंडा एक अजीब बात कहने लगती है, मैंने ही वो वेपन तेरे घर में रखा था। तारजो का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। इंडा बिना किसी गिल्ट के कहती है मर्डर भी मैंने ही किया है। ये सुनते ही तारजो का दिमाग घूम जाता है। इंडा अपनी बात कंटिन्यू करती है, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। यानी इसमी की तबीयत और जो कुछ भी हो रहा था दोनों किसी न किसी तरह कनेक्टेड थे। तारजो एकदम गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत इंडा का गला दबा देता है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसका सांस रुकने लगता है, पेट में एक अजीब जलन महसूस होती है। वो नीचे गिरता है, तड़पता है, चीखता है और उसी वक्त उसकी जान चली जाती है। इंडा ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। अब सवाल ये था इंडा ये सब कर क्यों रही थी। इनफैक्ट रेतनो से भी उसने ये कहा था कि वाती की मौत पर ज्यादा टेंशन ना ले, जबकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं बोलता जब कोई अपने करीबी को खोता है। ये बहुत अजीब था। अब सीन चेंज होता है। तारजो की लाश मिल चुकी थी। उसकी माँ जीम अपने बेटे की मौत देखकर टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। रात को इंडा अपनी बेटी इसमी के पास होती है। इसमी और भी ज्यादा बीमार लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पे लम्स फैल रहे थे। तभी रेतनो वहाँ आती है। वो इंडा को बताती है कि आज रात वो अपने पिता की मुक्ति के लिए एक प्रेयर रिचुअल करेगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। बाहर आते ही रेतनो और टीचर अपना काम शुरू कर देते हैं। टीचर के कहने पर रेतनो अपने पिता पाक के ऊपर पवित्र जल डालना शुरू करती है। जैसे जैसे वो पानी डालते जाती है इसमी को भी तकलीफ होने लगती है। रेतनो बिना रुके अपने पिता पर पानी डाल रही थी, लेकिन ये देखकर इंडा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो तुरंत अंदर इसमी के पास जाती है। वही रेतनो लगातार पाक के ऊपर पानी गिराती है और आखिर वो लोग कामयाब हो जाते हैं। पाक का शरीर शांत हो जाता है, लेकिन अंदर इसमी बेहोश हो जाती है। ये देखकर इंडा एकदम गुस्से में बाहर आती है और बिना सोचे समझे रेतनो पर हमला कर देती है, लेकिन टीचर बीच में आ जाता है और इंडा उसे मार डालती है। रेतनो शॉक में थी। वो इंडा से पूछती है तूने ये सब क्यों किया। और यहाँ पर फाइनली मूवी की असली सच्चाई सामने आती है। इंडा अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। बहुत साल पहले इंडा पाक के घर में काम करती थी। आपको याद होगा जब इंडा हॉस्पिटल में पाक को देखने आई थी तो वो बहुत उदास हो गई थी। उसका रीजन ये था कि पाक और इंडा का अफेयर चल रहा था और शायद जो शुरुआत में दिखाया गया था कि पाक की बीवी को अफेयर के बारे में पता चल गया था, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि इंडा के साथ था। पाक के साथ अफेयर होने के बाद इंडा प्रेग्नेंट हो गई थी और जब वीरियो को ये बात पता चली तो वो एकदम गुस्से में आ गई। फिर इंडा ने इसमी को जन्म दिया, लेकिन जैसे जैसे इसमी बड़ी होती गई वीरियो उसके लिए और ज्यादा नफरत महसूस करने लगी। उसने सोचा कि उसकी मौत से पहले वो इसमी पर ब्लैक मैजिक करवा देगी। यहाँ इसमी और कोई नहीं बल्कि पाक की असली बेटी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि पाक पर ब्लैक मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा था। इसका जवाब इंडा देती है। पाक के अंदर एक प्रोटेक्टर था, मतलब जो जिन उसके अंदर था वो उसका रक्षक था। इस वजह से ब्लैक मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा था। वीरियो जो जादू पाक पर करना चाहती थी वो उल्टी तरह से इसमी पर असर करने लगा और तभी से इसमी बीमार रहने लगी। इंडा कहती है कि पाक ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो इसमी को कुछ नहीं होने देगा और वो जिन जो पाक के अंदर था वो उसके मरने के बाद उसकी बेटी के अंदर चला जाएगा। इसलिए इंडा चाहती थी कि वो प्रोटेक्टर जिन इसमी के अंदर चला जाए और इसी वजह से उसने पाक के बाकी बच्चों को मारना शुरू कर दिया था। जिन ने किसी को नहीं मारा था। अगर देखा जाए तो पाक भी सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि जिन उसके अंदर था, तो जिन बुरा नहीं था। जो असली हादसे हो रहे थे वो इंडा की वजह से हो रहे थे। उसने वादी को इसलिए मारा ताकि पाक के मरने के बाद जिन के पास इसमी के अंदर जाने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचे। इसमी की बैक पर जो अजीब लम्प्स थे वो किसी और वजह से नहीं बल्कि वीरियो के कराए हुए ब्लैक मैजिक की वजह से थे। इंडा को लगता था कि यही एक तरीका था अपनी बेटी को बचाने का और हो सकता है कि पाक का एक्सीडेंट भी इंडा ने ही करवाया हो। ये सब सुनने के बाद रेतनो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इंडा रेतनो को छुरी मार देती है। रेतनो धड़ से नीचे गिरती है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती है, लेकिन तभी पाक की बॉडी से जिन निकलता है और रेतनो के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये जिन उसका प्रोटेक्टर बन चुका था। रेतनो तुरंत उठती है, जैसे उसके अंदर एक नए तरीके की ताकत आ गई। उसकी आंखें एकदम अलग सी लग रही थी, जैसे किसी और ने उसका कंट्रोल ले लिया हो। उसने इंडा को देखा और
बिना सोचे उसके पीछे भाग पड़ी। इंडा घबरा कर पीछे हटने लगती है। रेतनो अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो अब एक प्रोटेक्टर का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वो इंडा को पकड़ लेती है, वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी इसमी की आवाज सुनाई देती है, माँ। इसमी दूर से अपनी माँ को पुकार रही थी। जिन जो अब तक इंडा पे अटैक कर रहा था, अचानक इसमी की तरफ मुड़ जाता है। इसमी एक कोने में खड़ी डरी हुई थी। इंडा तुरंत जिन से रिक्वेस्ट करती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन जिन इसमी को मारना नहीं चाहता था। वो उसके अंदर का सारा ब्लैक मैजिक तोड़ देता है। इसमी पहले जैसी हो जाती है, एकदम नॉर्मल। ये देखकर इंडा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने इतने सारे गुनाह सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए किए थे, लेकिन जो काम एक शैतानी रिचुअल से नहीं हो सका, वो एक प्रोटेक्टर जिन ने एक पल में कर दिया। अगर इंडा पहले ही जिन से रिक्वेस्ट करती तो शायद उसे ये सब गुनाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या फिर हो सकता है कि पाक ने जिन से पहले ही वादा ले लिया हो कि वो इसमी को कुछ नहीं होने देगा, और इसी वजह से जिन ने इसमी का ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया, क्योंकि वो भी पाक की ब्लड लाइन का हिस्सा थी। अब जिनका काम यहाँ खत्म हो चुका था, वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, जैसे अब किसी और जगह जाने का वक्त आ गया हो। रेतनो एकदम नॉर्मल हो जाती है। सब कुछ एकदम शांत लग रहा था। सीन चेंज होता है। पुलिस इंडा को ले जा रही होती है उसके किए गए खूनों के लिए। उसके चेहरे पे अब भी पछतावा था। इसमी अब सेफ थी और अब उसका ध्यान कोई और नहीं बल्कि रेतनो रखेगी, और अगर कभी कोई और मुश्किल आई तो जिन उसके साथ हमेशा रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सकरतुल मौत की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।